बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाब अफजल। मेरे साथ ये स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह, उनको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हरमीत, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप तो लग रही हैं अच्छी। अच्छा, ये आपकी तारीफ़ करने वाला जो मामला है ना, ये बहुत ही अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते होंगे कि कम से कम अपनी को होस्ट नहीं, लेकिन आपके राइट लेफ्ट अगर आप किसी खातून को देख रहे हैं या फॉर एग्जांपल किसी मर्द को भी देख रहे हैं तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें अगर वो अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि इससे मेरे ख्याल से उनका दिन बन सकता है। तारीफ़ करनी चाहिए और सलाम के साथ साथ तारीफ़ में भी पहल करनी चाहिए। लेकिन चलिए जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको पता है वीड ऑफ द वीक में ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। पता नहीं चलता कि किस तरह से दिन गुजरते हैं, लेकिन अगर हम दिनों की हैपनिंग की बात करें हरमीत, तो पंजाब को तो अपने वज़ीर आला मुंतखब करने के बाद हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला मिल चुका है, लेकिन इस मुल्क को वज़ीर आज़म अभी तक नहीं मिला। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल ठीक इंतखाबात के 21 दिन बाद कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, तो उसके बाद अब प्रोसीडिंग जो है वो कौमी असम्बली में भी आगे बढ़ेगी। तो सोहा, अगर बात की जाए दो पार्टी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो माजी में कभी इनके इत्तेहादी हुआ करते थे, आज वो अपोजिशन बेंचों पर बैठने को तैयार है, बल्कि बैठने का ऐलान भी कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए तो आपको इल्म है कि 2 मार्च को प्रेसिडेंट की जो कागजात नामजदगी है वो उस सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि तीसरी मरतबा सिंध में हुक्मरान जमात बन चुकी है और वफाक में भी वो दोबारा जो है अनकरीब ऐसा लग रहा है कि बेंचों पर, हुकूमती बेंचों पर बैठने को तैयार हो जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, नून लीग के लिए जो मसला है वो ये है कि काबीना में आप तैयार नहीं हो रहे बैठने के लिए। तो क्या सर, जिस तरह नून लीग एक गिला करती भी है कि हमें तो बिठा दिया गया, तो सर अनकरीब बिठाने की कोशिश की जाएगी? सर देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बिठाने की बात से मैं तो मुतफिक नहीं हूँ कि बिठा दिया गया। और अगर मियाँ साहब इलेक्शन की जैसे रिज़ल्ट आई और उसी दिन मैंने तो 21 दिसंबर को ही लिख दिया था कि वो इलेक्शन की रात मियाँ साहब के लिए मायूसी होगी और मियाँ साहब के लिए अच्छा ये होगा कि अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला करते, मगर नहीं किया। और हुकूमत कौन छोड़ता है, प्राइम मिनिस्टरशिप, चीफ मिनिस्टरशिप कौन छोड़ता है? और मियाँ साहब का ख्वाब था कि भाई मरियम नवाज़ को चीफ मिनिस्टर बनाए और मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बन गई है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क की हालात को देखते हुए कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मरियम नवाज़ साहबा की जो स्पीच थी वो उसी पीपल्स पार्टी वाली लाइन के ऊपर थी जो हमेशा पीपल्स पार्टी कहती है कि इंतकाम की सियासत जो है वो ख़त्म की जाए और रिकन्सिलेशन की सियासत की तरफ बढ़ाया जाए हाथ। अब दारोमदार रहता है पीटीआई के ऊपर, जमीयत के ऊपर। जमीयत तो मेरे ख्याल में आ जाएगी, जमीयत थोड़ा सा प्रेशर डाल रही है, मगर पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि इस किस्म की सियासत इंतशार फैलाएगी और इस किस्म की सियासत मुल्क की हालात को देखते हुए नहीं करनी चाहिए। ऐसे पाकिस्तान के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं है, लंदन के अंदर क्या MI6 का रोल नहीं है, क्या US के अंदर पेंटागन और CIA का रोल नहीं है? जहाँ पे सलामती की बात आती है वहाँ पे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का रोल हर मुल्क के अंदर होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री तो मैं समझता हूँ, अगर आप समझें कि इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल रोल कहीं पे नहीं है, तो वो तो मुझे दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क नज़र आता है, वो है भारत। भारत जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक तरीका जो है वो बढ़ाया जाता है। बाकी तो कोई वहाँ पे जो है वो और कोई मुझे मुल्क नज़र नहीं आता जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल दुनिया में नहीं हो। हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, मगर फिर भी मुल्क की हालात को देखते हुए, मुल्क को देखते हुए, क्योंकि हमारे मज़हब में या हर मज़हब में धरती को माँ का दर्जा दिया गया, एक जन्म देने वाली माँ, दूसरी रिज़्क देने वाली माँ। अगर अपने घर के अंदर कितनी भी तकलीफ़ें हो, मगर कम से कम घर की बातें बाहर नहीं निकाली जाती है, घर की बातें अंदर ही रखी जाती हैं। मगर इस तरीके से IMF को लेटर लिखना, अभी तक इतनी इन 2 साल की जो सियासत रही है खान साहब की अपोजिशन में, मतलब बाहर असम्बली से बाहर बैठने के बाद, उसके बावजूद भी उन चीज़ों के अंदर इस्लाह नहीं आ रहा है, तब्दीली नहीं आ रही है।
तो मैं समझता हूं डॉक्टर कि रमेश ये साहब, जो सियासत आप इस फरमा तरीके रहे हैं, से अगर नहीं हम बढ़ देखें, सकेगी। जो एस्टैब्लिशमेंट की रोल की आप बात करते हैं, जो हम बाहर दुनिया में रोल देखते हैं, यहां पे देखते हैं, वो वाजे है। अब फिर आपने बात की खान साहब के बयानी के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब का जो बयानिया आया वो अवाम ने उसको भरपूर सपोर्ट किया। तो आपको नहीं लगता कि अवाम ही तो चुनती है आप सबको पार्लियामान में पहुंचाने के लिए, और अवाम ही आपके जो आप लोगों का बयानिया होता है, अगर वो कबूल करती है तो फिर आप पार्लियामान की कुर्सी में बैठते हैं, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं बाहर ही बैठे होते हैं? देखिए, अवाम ने जितना जितना कबूल किया है, अगर 12 मेंबर उनके इंडिपेंडेंट है, किसी ने उनको ये तो नहीं कहा जबर आज आप आ जाएं और आके जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आप ज्वाइन करें, या पंजाब में अगर उनके 100 से ज़्यादा अरकान है तो उसको कहा गया, या यहाँ पे 81 लोग उन्हें सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं, 9 लोग ही सिर्फ जो है नून लीग में शामिल हुए हैं जो इंडिपेंडेंट आए, मगर कोई, तो ये कोई प्रेशर नहीं है। अगर वो आए हैं तो अवाम की हुकूमत, अवाम की जो है नुमाइंदगी करें असेंबली के अंदर, और अवाम की नुमाइंदगी करें, शोर शराबा नहीं। जैसे लास्ट टाइम भी परसों जैसे पंजाब के अंदर इलेक्शन हुई या सिंध के अंदर इलेक्शन हुई, उन्होंने बायकाट किया। एमक्यूएम को पता नहीं था कि भाई 39 लोग जो है उनके लोग ही जो है 36 हैं, और मगर उन्होंने एक कॉन्टेस्ट किया डेमोक्रेटिक वे से। इस तरीके से इनको यहाँ पे भी ये पंजाब में भी कॉन्टेस्ट करना चाहिए था, एहतजाज करके बाहर नहीं जाना चाहिए था। माजी की एक गलती हुई कि इन्होंने रेजिग्नेशनें दी, और आज भी अगर वो गलतियां दोहराएं, देखिए जब मियाँ साहब की हुकूमत थी लास्ट टाइम 2000, तब भी उस 4 हल्कों के खाते में बहुत अरसा ये बाहर है। फिर दूसरी हुकूमत आई, जब ये एतमाद वाली बात जो है हुकूमत से चेंज हुआ, तो फिर ये रेजिग्नेशन करके गए। हर वक्त अगर आप पार्लियामेंट के अंदर इन रहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करेंगे, एक प्रोसीजर है। अगर आज रिजर्व सीटों की बात चल रही है, अगर एक पार्लियामेंट आप कम से कम पहले उसकी करते, माजी में किसको पीपल्स पार्टी को निशान नहीं मिला था, ये सब चीजों के साथ पीटीआई पीएमएलएन के साथ जो सेनेटर इंडिपेंडेंट आए थे, हर चीज को बेहतर करने के लिए आपको उसका पार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब धरती माँ का जिक्र कर रहे थे कि आप ये नहीं समझते कि धरती माँ का तकाजा ये भी है कि जो सिस्टम सिंध में, पंजाब में, केपी में खराब है, उसका हिस्सा बन के उसको ठीक किया जाए। आप लोग बड़े क्लियर है इस पॉइंट पे। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि आप लोग को काबीना का हिस्सा नहीं बनना, वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हुकूमत साजी में हेल्प करेंगे, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम जानना सिर्फ ये चाहते हैं कि विफाक में भी और सूबाई में भी क्या ये यकसुई है इस पॉइंट पे, इस टारगेट पे, कि आपको दोनों जगह ही वजारतें नहीं चाहिए? क्योंकि अभी डिस्कशन ये भी हो रही है कि शायद दूसरे मरहले में यानी बजट के बाद आपको 3 से 4 वजारतें जो हैं उसके लिए कमेटीज जो है वो डिस्कशन कर रही है। तो अगर हम सूबे में ले लेंगे तो फिर विफाक में क्यों नहीं, या दोनों में नहीं लेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि प्रोविंशियल और फेडरल सियासत अलहदा है, और प्रोविंशियल सियासत जो है लोकल किस्म की एक मैनेजमेंट होती है, और नेशनल सियासत जो है वो एक इंटरनेशनली सियासत होती है, इंटरनेशनली डिसीशन होते हैं, पाकिस्तान लेवल के ऊपर डिसीशन होते हैं। और नून लीग की जो सियासत है, मैं समझता हूं कि खुदा करे कि इंतकाम की सियासत के ऊपर नहीं जाए, और जैसे पीटीआई ने 3.5 साल किया इंतकाम की सियासत के ऊपर गई, नून लीग भी जो है वो इंतकाम की सियासत के ऊपर जाती है। जब नून लीग की हुकूमत थी तब पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी केस बने और पीटीआई के खिलाफ भी केस बने। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने पीएमएलएन के खिलाफ भी बनाए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बनाए। अदीब फरियाल को भी इस तरीके से पीटीआई के दौर में जो है वो गिरफ्तार किया गया। आज अगर ये बातें करती है तो मैं समझता हूँ कर्मा थ्योरी जो है, जो आप करोगे वही आप भरोगे। ये आज ये इल्म है। डॉक्टर साहब, एक और चीज, एक तो कर्मा थ्योरी है, लेकिन साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने आए, और मुझे याद है आपका एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था जिसमें आपने जिक्र किया था कि नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे, और फिर वही हुआ, नवाज शरीफ साहब शेरवानी वैसे रह गई अलमारी में। अब हमने देखा कि सीएम पंजाब तो उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया, सदर जो बनने जा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब बनने जा रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी कोई सोचा है ऐसे कुछ अच्छी वजारत? मैं समझता हूं कि चेयरमैन साहब का इस वक्त जो मूड है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर पार्टी का डिसिप्लिन, पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए स्पेशली सिंध के अंदर जो है उन लोगों को वहाँ पे लगाना, चाहे कहीं पे लोग कैबिनेट में हैं या नहीं है, मगर अवामी मसाइल, कौन एमएनए, कौन एमपीए, कौन सेनेटर कितने हाईलाइट कर रहा है, बाकायदे उनकी सारी डेटा अपने पास रख रहा है, उन चीज़ों को प्रोमोट कर रहा है। आपने देखा
कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो है डिप्टी स्पीकर को नॉमिनेट करना, या आवेश शाह को यंग को जो है वो स्पीकर नामजद करना, या मुराद अली शाह साहब की कारकर्दगी को देखते हुए उनको दोबारा करना। और इस वक्त चेयरमैन साहब के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो है कि किस तरीके से हम आवाम की नुमाइंदगी करें। दूसरी चीज़, ये 3-4 महीने जो है, आप सही कह रहे हैं कि दूसरे फेज़ में पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकती है, वो भी पार्टी का कंसेंसस के साथ सीईसी का फैसला होगा। मगर अभी 4 महीने ये ज़रूर देखेंगे कि मुल्क जो है वो इस वक्त रिकन्सिलेशन की सियासत चाहता है। मुल्क जो है वो किसी भी हालत में इंतशार नहीं चाहता, इंतकाम नहीं चाहता। और PPM-LN की जो गवर्नमेंट है किस किस्म की सियासत करती है और PTI किस किस्म का अपना एक बयानिया लेके आती है, वो डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ें, क्योंकि मैंने ये भी लिखा है कि इस वक्त सितारे खान साहब के और जरदारी साहब दोनों के सितारे बहुत अच्छे हैं, मगर खान साहब को अपनी कर्मा थ्योरी, जो खान साहब ने 3.5 साल एज ए हुक्मरानी जो किया है, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। इस वजह से खान साहब का जवाल नजर आता है। ठीक है सर, सितारे मगर अगर उसको जवाल को पॉजिटिव में चेंज करना है तो अपने तरीके से करना पड़ेगा। मगर बिला या फिर इमरान, सितारे अच्छे बकौल रमेश साहब जो है ना, वो सितारे काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन देखना ये कि ये पॉजिटिविटी जो है वो कितना फ़ायदा पहुंचा पाती है इन लीडरान को। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। लेकिन हरमीत, अब कोई सेकंड चांस नहीं है हमारे पास। आप अगर कल के मैच की बात करें तो कल के मैच के बारे में आपने और मैंने क्या ही बात करनी है। हर लाहौरी इस बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कल के बाद इस मैच के बारे में कोई अब बात नहीं करेगा, क्योंकि जितनी बात हमने करनी थी वो हमने कल कर ली। अब देखिए, मुल्तान सुल्तान ने 60 रन से, मतलब भारी मार्जिन से शिकस्त दी है। कोई छोटा मार्जिन भी नहीं था कि हम कहीं चलो कोशिश की है। लेकिन कल के मैच को लेके बहुत लोगों ने बेट भी लगाई, बहुत लोगों ने प्रेडिक्शंस भी की कि नहीं, कल का मैच तो लाहौर कलंदर्स जीतेंगे। लेकिन कल का 6ठी दफा दोबारा से जो है वो मैच हार गए। वैसे आपकी बात दुरुस्त है कि 2 मरतबा चैंपियन रही है लाहौर कलंदर की, और फिर आपकी बात दुरुस्त है कि जितने लोग इंतजार में, तो लाहौरी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और अपनी टीम है, टीम को सपोर्ट भी उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का होता है। और हम अच्छा भी ये लगता है, जितने भी टेलीविजन की स्क्रीन पर देखने वाले लोग होते हैं उनको ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो ज्यादातर हम देखते हैं खासकर लाहौर के लोग, वो एक्साइटेड भी बहुत होते हैं। और जब लाहौर की टीम निकल जाए इस PSL से, तो फिर उसी तरह मजा भी नहीं होता स्टेडियम का। सो मेरे ख्याल में आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन कल जिस तरीके से खासकर फखर जमान के हवाले से अगर हम देखें, फखर जमान वो खिलाड़ी हैं जो तकरीबन 2 मरतबा जितवाने में, यानी इसको चैंपियन बनाने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। लेकिन कल भी वो हमें उसी तरह एक्टिव नजर नहीं आए। फिर आपने ये देखा कि बॉलिंग के हवाले से उस पर भी तनकीद हो रही है। साथ साथ अगर हम देखें रिजवान के हवाले से, तो रिजवान की जो पॉलिसी थी, जिस तरीके से वो टीम को लेके चले, जिस तरह वो यंगस्टर को लेके चले, और हमने ये देखा है कि मुल्तान सुल्तान की जो भी इससे पहले भी जो मैच था उसमें भी उन्हें नए नए ऐसे नौजवानों को चांस दिया, तो उसके बाद भी हमने ये देखा कि वो मुसलसल कामयाबी समेटते चले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर ने मायूस किया, और जाहिर बात है कि इंतजार में होते हैं लाहौरी भी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लाहौर, बल्कि पंजाब और आसपास खैबर पख्तूनख्वा, हर तरफ से हम देखते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा क्योंकि अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें ना हरमीत, तो हमेशा ये कहा जाता है कि लास्ट टाइम की भी बात करें और इस दफ़ा भी टीम की बात करें, तो देखिए इस टीम में ऐसा क्या नहीं है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी, अगर हम बॉलर्स की बात करें, अगर हम बैट्समैन की बात करें, तो एक एक करके चुन चुन के वो तमाम खिलाड़ी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के और शायकीनी क्रिकेट के बहुत फेवरेट हैं, वो सारे तो मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी टीम क्यों नहीं चल पा रही हमें नहीं पता। बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि फ़खर जमान भी आउट ऑफ फॉर्म जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आई डोंट नो बट टू डू, बट स्टिल डिस्कशन तो हमने इस पे करनी है। तो हम मुबीन राजा को अपने साथ लेते हैं शो के लिए, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, कैसे हैं आप? सुबह बखैर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तारीफ बनती है, मुल्तान सुल्तान की तारीफ बनती है। आपको पता है हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, जब रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये PSL का एक ख़ास तौर पर सेगमेंट डिस्कस करते हैं, तो मुल्तान सुल्तान ने जो अपनी टीम में बेहतरी लाए हैं और जो उन्होंने कैप्टनसी को लेकर, सोहा सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवान का जो रोल है, मैं रिजवान की इसलिए तारीफ करूंगा जिस तरीके से वो हौसला बढ़ाते हैं अपने नौजवान खिलाड़ियों का, और जिस तरीके से वो चल पड़े हैं, यानी बॉलिंग के हवाले से अगर
हम को देखें तो उनकी जो पॉलिसी वो उसने अपनाई हुई है और जिस तरीके से वो बॉलर को मशवरे देते हैं और फिर बॉलिंग जिस तरीके से करवाई जा रही है, फिर ये सारी सिचुएशन में अगर हम बैटिंग लाइन पे अगर हम देखें तो वहां पर भी उनका एक जबरदस्त किस्म का फोकस रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त अगर हम देखें कि यही मुल्तान सुल्तान कभी ज्यादा जवाल का शिकार थी, अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी जबरदस्त पोजीशन पे विराजमान है। तो ऐसा लगता है कि रिजवान बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और ये सबसे बेहतरीन, अगर आप समझेंगे क्वालिटी, सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि जो लीड करने वाला है वो कैसे कैरी ऑन करता है अपने खिलाड़ियों को, अपनी टीम को, और वो भी उन्हीं को देखकर उनके एक हौसला बुलंद होता है। तो बात आपकी दुरुस्त है कि उनकी तारीफ कर लेनी चाहिए, परफॉर्मेंस जबरदस्त किस्म की रही है। शाहीन शाह अफरीदी हमें कल नजर आए, बॉलिंग उनकी जबरदस्त थी, लेकिन आप साहिबजादा फरहान की बात की जाए, शुरुआत में हमें वो जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस हमें नजर आई, लेकिन अब हम देखें कि वो भी उसी तरह हमें नजर नहीं आए। फिर हम दीगर ऐसे खिलाड़ियों की बात, सिकंदर रजा को यूटिलाइज उसी तरह नहीं किया गया। लेकिन मुबीन हमारे साथ है। मुबीन, आपसे जानना चाहेंगे जो सारी सिचुएशन है, खासकर हम लाहौर की बात करें, जाहिर बात है फैन फॉलोअर वॉल्विंग की बात की जाए, हमारी सोहा बैठी है, उनकी आत्मा दुखी है, तकलीफ में है। सर, क्या गलतियां, क्या कोताहियां? शाहीन शाह अफरीदी तो अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन साहिबजादा फरहान की बात करें, ये फखर जमान की बात करें। देखिए हरमीत, बात ऐसे है कि टीम पूरी तब विन करती है मैचेस जब पूरा कॉम्बिनेशन ऊपर से लेके नीचे तक, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग यूनिट सारी जब एक पेज पर होते हैं। तो बेसिकली आप देखें तो साहिबजादा फरहान भी जो है वो लास्ट 2-3 मैचों से थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। फिर फखर जमान तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे उनको दूसरे एंड से। तो मेरे ख्याल से जब तक आपको जब आप 200 प्लस चेस करने जा रहे हैं, पहले तो हम बात कर रहे हैं बैटिंग की, हम उसके बाद बॉलिंग की बात करेंगे। जब 200 प्लस आप चेस करने जा रहे हैं सेकंड कंसेक्यूटिव मैच में, तो उसमें आपको ओपनिंग स्टैंड का मिलना बड़ा जरूरी है, पावर प्ले को यूटिलाइज करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हमेशा की तरह पूरे मेरे ख्याल में पूरे PSL में जो है वो लाहौर कलंदर पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर सकी, क्योंकि फखर जमान बिल्कुल भी उस तरह फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर है। फिर उसके बाद अननेसेसरी जो चेंजेस हो रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, जो मिडिल ऑर्डर में जो चेंजेस हो रहे हैं, कभी शाहीन कल बैटिंग करने के लिए आउट ऑफ द वे आ गए हैं, ऊपर से एकदम 5वें नंबर पे खेलने के लिए। फिर जो बैटिंग ऑर्डर है, सिकंदर रजा जो आपके IL T20 के बेस्ट जो है वो प्लेयर होके आए हैं, लेकिन उनको 3-4 मैचेस में बैटिंग ही नहीं करवाई गई, 7वें 8वें नंबर तक वो पैड करके बैठे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को चाहिए कि अननेसेसरी जो चेंजेस हैं, एक तो वो ना करें। फिर हार्ड लक रही लाहौर कलंदर के साथ बॉलिंग की अगर बात करें कि हारिस रऊफ उनके अनफिट हो गए। जिस तरह वो फॉर्म में आए थे, 3-4 मैचों में हारिस भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, जिस तरह वो फॉर्म में आए हैं साथ ही वो अनफिट हो गए। तो वो भी एक पॉइंट था। फिर उसके बाद जो स्पिनर है, जहाँ पे असल में लाहौर कलंदर जो है वो मेरे ख्याल में बड़ा लैग कर रहा है, वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है, क्योंकि स्पिनर्स उनके पास बिल्कुल भी उस क्वालिटी के नहीं है जो PSL लेवल के हो या इतनी बड़ी लीग के लेवल के स्पिनर हो मेरे ख्याल से। तो उसमें सलमान फयाज की अगर आप बात करें, फिर उन्होंने एहसन को भी इस्तेमाल किया, जॉर्ज लैंडे को भी उन्होंने यूटिलाइज किया। तो मेरे ख्याल से ये तीनों स्पिनर्स इतने कैपेबल नहीं थे कि उनको PSL लेवल की जो है वो फ्रेंचाइज पिक करे और अपनी तरफ से खिलाए। राशिद खान के अनफिट होने के बाद से उन्होंने सोचा भी नहीं था कि राशिद खान जो अनफिट हो जाएंगे, उनके बाद से जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। तो ये सारी वजूहात हैं मेरे ख्याल से। ठीक है मुबीन, आपने सारी रीजंस तो बड़ी अच्छे और क्लियर तरीके से दी, बट ऑल दो हमने लाहौर कलंदर्स को खास तौर पे पिछले कई सीजन्स में बड़ा देखा है, नाकाम भी देखा है, कोशिश करते भी देखा है, रनर अप भी देखा है, फिर हमने उनको दिफाई चैंपियन के तौर पर भी देखा है। बट ऑल दो इस दफा आप क्या समझते हैं, जब टीम कॉम्बिनेशन की बात आती है, तो क्या कॉम्बिनेशन में कोई कमी है या टीम के एज अ होल परफॉर्म करने में कमी है? क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 मैचेस हैं। आप देखें शाहीन उनके पास है, फखर उनके पास है जो कि आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, और चले हारिस तो वैसे बाहर हो गए, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो है ना इन तमाम क्रिकेटर्स की जो कि परफॉर्म करते रहे नेशनल लेवल पे। देखें, अगर आप बात करें ना बाकी टीम्स की, तो मुल्तान सुल्तान का आप कॉम्बिनेशन चेक करें, इफ्तिखार अहमद, उनकी खुशदिल शाह, उनकी डेप्थ देखें बैटिंग की कितनी ज्यादा है। और जब आप कंपेयर करते हैं लाहौर कलंदर को, अब उसमें ब्रेथवेट है, ब्रेथवेट ने कितने अर्सा पहले जो प्रोफेशनल क्रिकेट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको चाहिए जो करंट प्लेयर्स हैं, जो आपको इस टाइम पूरी दुनिया में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको वो प्लेयर्स चाहिए थे, आप अपनी कॉम्बिनेशन में फिट करते। फिर फखर जमान का जो इशू आ रहा है, देखिए आप एटलीस्ट 3 ओपनर्स को लेके चलते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी उन्होंने आजमा लिया। तो कहने का मकसद ये, उन्होंने सारे कॉम्बिनेशंस को 1 by 1 उन्होंने आजमा लिया। लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी ये प्लेयर्स पिक किए गए थे, इसमें से मोस्टली जो प्लेयर्स थे
वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो मुबीन, एक और PSL चीज, में आके इस compete वक्त जो सोहा का सवाल है, मेरा भी इसी के साथ रिलेटेड सवाल है। अब दोनों टीम को कंपेयर कर लेते हैं, मुल्तान सुल्तान को देखें, लाहौर को देखें। सर, यंगस्टर के हवाले से यूटिलाइज करना ये सबसे बड़ा सवाल है। मुल्तान सुल्तान में जिस तरीके से रिजवान लेके जा रहे हैं वो आपके सामने है, उसकी तरफ तो आते हैं, लेकिन सर इधर अगर हम देखें तो जानदाद खान को देखें, सिकंदर रजा को देखें, तो आपको लगता है कि किसी को उसी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, या उनकी परफॉर्मेंस आपको लगता है कि उनको मजीद काम करने की, अब बेहतरी लाने की जरूरत है इन नौजवानों को? देखिए कोई भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने हरमीत। कोई भी प्लेयर है, जब तक आप उसको उसके नंबर पर नहीं खिलाते तो कभी भी आपको वैसा परफॉर्म करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो मेंटली साइकोलॉजिकली जो है वो डाउन हो जाता है। अब सिकंदर रजा की अगर आपने बात की तो सिकंदर रजा कभी 4 नंबर पे खेल रहे हैं, कभी 6 पे खेल रहे हैं, कभी 7 पे खेल रहे हैं। जानदाद भी पहले शुरू में 5वें नंबर पे खेलने आ रहे थे, लेकिन आखिरी 2-3 मैचेस में हम देख रहे हैं कि वो कभी 6ठे पे आ रहे हैं, कल वो 9वें नंबर पे बैटिंग करने आए हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जाके लाहौर कलंदर 6ठे मैच तक पहुंच के भी अभी तक अपना प्लेइंग 11 का बैटिंग ऑर्डर और कॉम्बिनेशन बना नहीं सका। यही सबसे बड़ी वजह है इनके फेलियर की। ठीक है मुबीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपने जो भी ऑब्वियसली इन पॉइंट्स को हरमीत हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट की बात करें या क्रिकेटर्स की बात करें या एक्स क्रिकेटर्स की बात करें, तो वो भी इन्हीं कमियों और कोताहियों को मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं, जिसको टीम को देखने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हरमीत, अगर हम बात करें तौहीन रसालत की या तौहीन मज़हब की, तो इस बात पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर तशद्दुद का निशाना पाकिस्तान में बनाया जाता है। और ये वाक़या कोई नया नहीं है, लेकिन 2 से 4 दिन पहले जो वाक़या पेश आया उसमें जिसको टारगेट किया जा रहा था वो एक ख़ातून थी। अगर हम बात करें इस पूरे इशू की, इस पूरे सिनेरियो की, तो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त वो खातून जो कि एक लिबास ज़ेबतन किए हुए थी, जिस पर कुछ अरबी हरूफ लिखे थे, और जिस ब्रांड का वो जोड़ा था, उस ब्रांड की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन ये आई है कि उसके ऊपर सिर्फ अराबिक हरूफ लिखे थे, जो कि एक अरबी ज़ुबान एक ज़ुबान है, एक लैंग्वेज है। लेकिन वहाँ पर उस वक्त मुश्ताइल लोगों का वो मजमा जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस पर कुरानी आयात लिखी हैं, और जो वीडियो हरमीत मेरे सामने आई उसके मुताबिक बार बार कहा जा रहा था कि उस खातून को धमकियाँ इस नौयत की दी जा रही थी कि तुम्हारा सर काट देंगे, तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो को बड़ी खूबसूरत अंदाज में, बड़ी शुजात के साथ, बहादुरी के साथ ASP शहरबानो नकवी ने एड्रेस किया। मौके पर 15 पर जब कॉल पहुंची वो वहां पहुंची, और जिस तरह से उस खातून को उन मुश्ताइल अफराद से बचाकर वो वहां से लेकर गई, तो उसके बाद जिस तरह से उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है उनके कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, सोशल मीडिया पे उनके करीबी लोगों की जानिब से, तमाम तर पाकिस्तानियों की जानिब से, वो काबिल सिताइश है। तो इसी मौके पर हमारे साथ आज मौजूद हैं शहरबानो नकवी, ASP हैं और पुलिस से इनका ताल्लुक़ है। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरबानो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हम पूरी टीम की तरफ से गुड मॉर्निंग की तरफ से बहुत सारी अप्रिसिएशन आपके लिए, पूरा पाकिस्तान इस बहादुर बेटी को बहुत सराह रहा है। लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एट दैट डे। 15 पर एक कॉल जाती है, आपकी टीम वहाँ पर पहुँचती है, एग्जैक्टली हुआ क्या और आपने किस तरह से सारे सिनेरियो को कैटर किया? Thank you so much. Basically, there are certain protocols that we have to follow. जब हमारे पास कोई murder case आता है, या मैं बाकी cases की example इस वजह से दे रही हूँ so that it's easier to realize the fact कि this was a case at the end of the day. तो कोई murder case आता है या कोई religious offense का case आता है, hurt का case आता है, तो there are certain protocols that you have to follow. अच्छा, 15 पे कॉल चलती है, 1:30 के ऊपर चलती है, हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद वी इंश्योर कि जो मॉब है उसको उसके साथ डायलॉग इनिशिएट किया जाए, जो शरारती अनासर हैं उनको साइट के ऊपर किया जाए, आइसोलेट किया जाए, मियाँ बीवी जिनकी दोनों की लाइफ को थ्रेट है उन दोनों को अलग किया जाए, हस्बैंड को कहीं और भेजा जाए, खातून को किसी और सिक्योर लोकेशन पे ले जाया जाए, इंश्योर किया जाए कि ये लोग रोड ब्लॉक ना करें, कोई चीज़ ना तोड़ें, जान और माल की हिफाजत रखी जाए। तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में प्ले होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह अगर हमें 302 की किसी मर्डर की कॉल चलती है तो हमें पता होता है हमने जाके क्राइम सीन देखना है, वहाँ जाके खड़े हो जाना है, पता करना है कौन कौन मौके पे मौजूद था, सारी फैमिली का एलिबाई क्या था। उसी तरह जब रिलीजियस ऑफेंस की कॉल चलती है तो हमें ये पता होता है हमने जाना है, हमने क्राउड को हैंडल करना है, मॉब के साथ डायलॉग इनिशिएट करना है। इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं एरिया के अंदर, रिलीजियस हो गए, पॉलिटिकल हो गए, सोशल हो गए, उनको इकट्ठा करना है, पीस कमेटी के मेंबरान को इकट्ठा करना है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे उसको वहाँ से सेफली लेके जाना है।
तो ये प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिकली दे कम इनटू प्ले। आप ऑटो पे लग जाते हो एज अ पुलिस ऑफिसर व्हेन इट कम्स टू। अच्छा, एक और चीज जो हमने देखी है, आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी सामने हैं, तो उस इंटरव्यूज में हमें कुछ वीडियो में आपने फरमाया कि माजी में भी इस किस्म के हसास केसेस जो हैं आप सामना भी कर चुकी हैं, निपट भी चुकी हैं उस सारे केसेस से। क्या लगता है आपको उन केसेस में और माजी के केसेस को अगर हम देखें और ये वाला केस जो सामने आया, इसमें कितना फर्क आपको लगता है? बेसिकली हर केस जो होता है इट डिफर्स फ्रॉम द अदर। जिस तरह एक मर्डर केस जो है वो दोनों सेम नहीं हो सकते, हर्ट का केस सेम नहीं हो सकता, ज़रर का केस सेम नहीं हो सकता, स्नैचिंग का केस सेम नहीं हो सकता, उसी तरह किसी भी रिलीजियस ऑफेंस का केस सेम नहीं हो सकता। वीडियो के अंदर ये बात जो सामने आई है या फिर लोगों से जब हम एड्रेस कर रहे थे मॉब से, ये बात करने का मकसद ये था कि वी हैव ऑलवेज लुक्ड एट ईच एंड एवरी रिलीजियस ऑफेंस केस मेरिट के ऊपर। हमने हमेशा इंसाफ करने की कोशिश की है, जो फैक्ट्स हैं केस के उनको देखते हुए जो कानूनी रास्ता बनता है, लीगल कोर्स बनता है, वो हम लोगों ने लिया है और हमने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया जो नाजायज़ हो या गलत हो। जिस केस के अंदर हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर रजिस्टर होना बनती है, वहाँ हमने एफआईआर्स भी दी हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड है, देयर इज़ नो डिनाइंग ऑफ दैट फैक्ट। जिन केसेस के अंदर कंफ्यूजन की बेसिस के ऊपर हुआ है या मिसकम्युनिकेशन की बेसिस पे एक मॉब इकट्ठा हो गया, उधर मुशावरत से एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट करके, इस्लाह करके, बात करके एक रास्ता भी निकाला गया है। मॉब को इस चीज़ का एहसास दिलाना इस वजह से ज़रूरी था ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि हम उनमें से ही हैं, वो हमसे अलग नहीं है। हम लोग कोई ऐसा मेजर नहीं ले सकते, बेशक हम एक ग्रोह का या जत्थे की शक्ल इख्तियार कर लें जो हमारी सालमियत, हमारी इमेज, हमारे समाज या हमारे मुल्क की इमेज के ऊपर एक धब्बा बन के सामने आए। तो ये डायलॉग इनिशिएट करने का मकसद भी ये था सो दैट पीपल रियलाइज कि एक वॉइस ऑफ रीज़न, एक वॉइस ऑफ लॉजिक ज़रूर है जो अभी थोड़ी देर के लिए जज्बात में कहीं छुप गई है, लेकिन उसको सुनना। अच्छा शेरबानो साहिबा, एक और चीज जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये मामला जो सामने आया, एक तो आपको अगर हम देखें, आप भी एक ऑफिसर हैं, फिर आप एक खातून भी हैं, इस किस्म की जहालत जो हमने देखी है और फिर ब्रांड की जानिब से भी वजाहत आई है कि ये अरबी का जो ब्रांड है, इस किस्म की बहुत सारी चीजें तो आती रहती हैं, लेकिन खासकर एक खातून को टारगेट करना और फिर ये टारगेट भी पाकिस्तान में करना, इस किस्म का हमला होना, किसकी तरफ इशारा देता है? सारी सिचुएशन किस तरफ जा रही है? अच्छा, थैंक यू सो मच हरमीद फॉर अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। इसके ना 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले तो आप फ़र्ज़ कर लें कि हम लोग प्रेशर में आके एफआईआर रजिस्टर कर देते कि जी इन्वेस्टिगेशन वाले जाने, बाद में देखा जाएगा, और वही ब्रांड जिसने क्लैरिफाई किया है सोशल मीडिया पे वो क्लैरिफाई कर देता, तो हाउ tremendously it would have damaged the image of the country and damaged the reputation of the service जिसने uphold करना है law और implement करना है law। सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हम पे आना था कि जी आपने कैसे एफआईआर दे दी, आपको नज़र नहीं आ रहा था कि कैलिग्राफी हुई है, वहाँ से भी क्लैरिफिकेशन आ गई है। तो द फर्स्ट थिंग वाज दैट I'm glad that you mentioned this that they have given a clarification. The first thing is कि हम लोगों को the success was not just in saving the life of the woman. The success was in convincing the people who were ready to charge her with a religious offense that she had not committed a religious offense and an FIR would not be registered in such a case. जहाँ तक आप खुद माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि there is a certain fear associated with a lot of things when even you're having a conversation. When you're entering a public space, when you're about to voice an opinion on a certain thing. तो ये जो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली वो हमारी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं जिसको हम लोगों को निकाल के बाहर फेंकना ज़रूर है। एंड दिस इंसिडेंट एंड हाउ इट इंस्यूड एंड हाउ पीपल सपोर्टेड अस एंड हाउ सोशल मीडिया के ऊपर लोग हमारे साथ खड़े हुए ये कहने के लिए कि वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ सच इंटरप्रिटेशंस जो कि गलत होती हैं, जिसके अंदर इंसानी जान को नुकसान होता है, जिसके अंदर बेगुनाह लोग उनको कत्ल किया जाता है, उनको इस चीज़ से ट्रॉमा में से गुजरना पड़ता है। तो वी आर ग्लैड दैट द सोसाइटी इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। दिस इंसिडेंट इज़ गोइंग टू सर्व एज अ केस स्टडी फॉर ऑल फ्यूचर इंसिडेंट्स टू कम, कि लोगों को अब इस चीज़ का एहसास होगा कि हमने तहकीक करके चलना है।
ऑल राइट, एसपी शहरबानो, यू एक्सप्लेन वेरी वेल, लेकिन आप क्या समझती हैं अगर हम इस सारे सिनेरियो को नटशेल करें तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज समथिंग जिसको हम मेरे ख्याल से एग्जैक्ट लाइन सूट करती है सारे सिनेरियो को। फॉर एग्जांपल अरबी एक ज़ुबान है, हम सबको इस बात का पता है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों को जिनको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जाएं, किसी भी कुवैत चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, वॉशरूम के बाहर लिखा होता है कि मयातुन निसा, अब वो अरबी में लिखा हुआ है, वहाँ पर आप ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, हर जगह मैंशन होता है अरबी ज़ुबान में। तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस अवेयरनेस को अवेयर करना थ्रू दिस प्लेटफॉर्म जो कि हमारे पास है और जो प्लेटफॉर्म आपके पास है, ताकि मुस्तकबिल में हम इस एक्सट्रीमिज़म को रोक सकें? Basically, there are three aspects to this question. First is जहाँ तक रही बात, पहला है कि मॉब के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिवाइडेड होती है. So nobody can be solely held responsible for anything that the mob does. This is a basic sociological concept. इसके ऊपर researches भी हुई हैं, mob psychology है, when it moves in a certain direction, there's a lot of destruction solely because of the fact कि आप pinpoint करके नहीं कह सकते फलाने का इतना रोल है, दूसरे का इतना रोल है, शरबानों का इतना रोल है. अच्छा, सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि आप सोसाइटी के अंदर सर्टेन ट्रिगर्स होते हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, वो सोशल भी हो सकते हैं, जो नो गो एरियाज बन जाते हैं या रेड लाइंस बन जाती हैं एक सोसाइटी के अंदर. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज नो गो एरियाज एंड रेड लाइंस इन आवर सोसाइटी. अच्छा, जिसकी वजह से जो रिएक्शन आया वो आया और वो फिर एक चेन रिएक्शन में तब्दील होता गया कि 80% लोग जो उधर खड़े हुए थे उन्हें पता ही नहीं था कि किस चीज़ के ऊपर वो इकट्ठे हुए हैं, और 20% जिन्हें पता भी था उनको भी बात आधी पता थी, पूरी पता नहीं थी. अच्छा, जहाँ तक आ जाती है आखिरी पहलू जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि दिस इज़ अ लैंग्वेज एंड दिस इज़ जस्ट अनदर लैंग्वेज, उसके अंदर बात ये आ जाती है कि इधर दिस केस इन इंटायरिटी इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल of how we are going to educate every strata of the society कि जी ये सिर्फ ज़ुबान है. ज़ुबान उर्दू भी है, ज़ुबान पश्तो भी है, ज़ुबान संस्कृत भी है, ज़ुबान फ्रेंच भी है, ज़ुबान इंग्लिश भी है. बिल्कुल. तो उस ज़ुबान को अगर हम लोग लिटरली नाउज़बिल्ला 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 किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ एसोसिएट कर दें तो उसके अंदर हमें शर्मिंदगी के चांसेस ज़्यादा हैं. तो this case is going to serve as that exemplary case study when it comes to looking at this particular language as just another language like many others. अच्छा, एक और चीज जो हमने देखी शेरबानो वो ये थी कि खासकर सोशल मीडिया पे लोगों ने डिफरेंट तरीके से आपको ट्रिब्यूट पेश किया और काफी सराहा आपके काम को, आपकी बहादुरी को. ऑफिस में आप काम करती हैं, कैसा रिस्पॉन्स है वहां पे? ज्यादातर आपका जो स्टाफ है वो उनका किस किस्म का रिस्पॉन्स रहा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. I Harmeet, such positive feedbacks and such responses add to the motivation that we to do better. And considering we joined the service to ensure that the law that the rule of the law is implemented, so this is going to help us become better police officers and better human beings. बिल्कुल ठीक. ऑलराइट शहरबानो, ये भी बताएगा कि अगर हम देखें पुलिस डिपार्टमेंट को नॉर्मली हम एफिलिएट करते हैं मर्दों से, बट नाउ वी कैन सी वुमेन लाइक फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ और यू परफॉर्मिंग रियली वेल. लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, लेकिन ख़वातीन को आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं कि ये डिपार्टमेंट हो या XYZ कोई भी, यू नीड टू कम फॉरवर्ड ताकि आप भी मुल्क के लिए काम कर सकें? So this is a brilliant question. Being a woman, you're a professional lady yourself and you're working. तो the only message that we have to give is कि इस तरह के वाक़े से आपने डरना नहीं है. जो पब्लिक स्पेस आपने क्लेम की है ओवर द इयर्स उसको क्लेम ही रखना है, बल्कि उससे ज़्यादा रिक्लेम करनी है अपनी पब्लिक स्पेस. हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी आपके शहर के अंदर सिर्फ लाहौर में CTO भी खातून है, SSP इन्वेस्टिगेशन भी खातून है, मल्टीपल ASPs सर्व कर रही हैं की पोजीशंस फ्रॉम मॉडल टाउन टू नौलखा टू गुलबर्ग जो कि ख़वातीन हैं. आपकी SP मॉडल टाउन खातून रह चुकी हैं, SP इकबाल टाउन खातून रह चुकी हैं.
तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द women out there that such an incident should not bring you down. This should act as a motivator in the right direction, and you need to reinforce the ideal बिल्कुल कि ठीक, ये बिल्कुल जगह, ये समाज, ये मुआशरा आपका भी उतना है जितना किसी और का है। ऑलराइट, सो मच फॉर बीइंग हियर। एएसपी शहरबानो हमारे साथ मौजूद थी, बहादुर बेटी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान को इन पे फ़ख्र है। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।